आंधी बारिश में गरीब का नारियल का घर। अरे, लगता है आज फिर से आंधी तूफान आने वाला है। आखिर कब तक मैं इसी तरह अपने सामान को बचा बचा कर घर ले जाता रहूंगा। पूरा एक हफ्ता होने को आया है। तभी और तेज बारिश आते देख विनोद जल्दी से अपना सामान बांधता है और घर चला जाता है। विनोद का उदास चेहरा देख राधा समझ जाती है कि आज फिर से कोई दुकानदारी नहीं हुई थी। अरे अरे राधा, तुम रहने दो। तुम सच में मेरा कितना ख्याल रखती हो। अरे ये तो मेरा फर्ज है जी, मैं आपको ऐसे अकेले परेशान होता हुआ नहीं देख सकती जी। लेकिन मैं अपना कोई भी फर्ज पूरा नहीं कर पाता। राधा, हमारी शादी को भी 4 महीने भी ठीक से नहीं हुए हैं, लेकिन तुम हर रोज मेरे साथ एक नई परेशानी का सामना करती रहती हो। आप दुखी क्यों होते हो जी? देख लेना, एक दिन ना मेरे कान्हा जी सब कुछ ठीक कर देंगे। मुझे अपने मुरली मनोहर पर पूरा भरोसा है। तभी विनोद की माँ सावित्री देवी भी वहां आ जाती है। अरे विनोद बेटा, तुम आज फिर से जल्दी घर आ गए। आता नहीं तो क्या करता माँ। गरम तेल में बारिश की बूंदों के कारण जो छींटे पड़े, उससे मैं वैसे ही जल गया था। अरे अरे, ज्यादा तो नहीं जल गए ना? नहीं माँ, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन बस ये बारिश न जाने कब पीछा छोड़ेगी। आप दोनों अंदर चलिए, मौसम आंधी तूफान वाला हो गया है। तभी वो तीनों लोग अंदर चले जाते हैं। अरे विनोद भैया, तुम आ गए। मामा, मुझे कोई अच्छी सी चीज दिलवाओ ना। हाँ बिट्टू, बेटा अभी दिलवाऊंगा। मैं आप सबके लिए ना बढ़िया सी चाय बनाकर लाती हूँ। राधा जैसे ही रसोई में चाय का पतीला रखकर उसमें दूध डालती है, वैसे ही छत से बड़े ही जोर का पानी टपकने लगता है और बरसात का पानी व कचरा उस दूध में चला जाता है। अरे ये क्या हो गया? अब क्या करूं? इतना सारा दूध खराब हो गया। ऊपर से बाहर सब लोग चाय का इंतजार कर रहे हैं। जब बहुत देर तक राधा चाय लेकर बाहर नहीं आती, तो सावित्री उसे देखने आती है। क्या हुआ राधा बेटी, तुम इतनी देर से बाहर नहीं आई? हम तुम्हारी चाय का कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे ये क्या हो गया? पिछले साल ही तो विनोद के पिताजी ने ये छत डलवाई थी। ये पूरी बरसात भी नहीं झेल पाई। अब हमारा क्या होगा? तभी विनोद और सीमा भी वहां आते हैं। अरे दीदी, आप यहाँ मत आओ, पानी है और आपका पैर फिसल सकता है यहाँ पर। तभी बिस्तर पर लेटी विनोद और सीमा की बूढ़ी दादी कल्याणी भी आवाज लगाती है। अगर चाय बन गई हो तो मुझ बुढ़िया को भी दे दो। अरे दादी बनेगी, रुक जाओ, फिर से छत टूट गई है। हे प्रभु परमात्मा, मेरे बेटे का इंतहाम क्यों ले रहे हो, जिसके सर से बचपन से ही बाप का साया उठ गया और ताए चाचों ने सब हड़प लिया। तब से लेकर आज तक ये और इसके बच्चे ठोकरें ही खा रहे हैं। आ गए जी आप, मुझे आपकी बड़ी फिक्र हो चली थी। आना तो था ही सावित्री, बारिश देखकर ठेकेदार ने भी काम देने से मना कर दिया और आज की बस आधी ही दिहाड़ी मिल पाई है। और अगर कल भी ऐसे ही बरसात रही तो? अरे ऐसे ना बोलो सावित्री, फिर काम ही बंद हो जाएगा कुछ दिनों के लिए। अब धीरे धीरे घर के अंदर भी कहीं ना कहीं से पानी टपकने लगता है और सब लोग चिंता में आ जाते हैं। मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है सीमा दीदी की। उनका 7वां महीना लग चुका है। उन्हें हम ऐसी हालत में कहाँ लेकर जाएंगे? तुम सही कह रही हो राधा, मुझे भी दीदी की बहुत चिंता है। आज सामाजिक जिम्मेदारियां भी बड़ी ही खराब चीज हैं कि उनका बच्चा मायके में ही होगा। हाँ जी, आज वो यहाँ इतना परेशान हो रही हैं। और सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। मैं मालिक से बात करता हूँ, कल बारिश बंद हो जाती है तो मैं कल ही पक्की छत के लिए उनसे बात करूंगा। लेकिन पिताजी, उसके लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? पहले बात तो बने बेटा, फिर आगे की बात देखूंगा क्या करूंगा। आज मैं भी अपने चाचा ताऊ के बच्चों के जैसे आराम की जिंदगी जी रहा होता। मेरे साथ मेरे बच्चों का जीवन भी संघर्ष में ही बीत रहा है। दुखी ना हो रमेश,
तेरी इस बुढ़िया माँ का आशीर्वाद है तेरे साथ। देखना, मैं तेरे अच्छे दिन देखकर ही इस दुनिया से विदा लूंगी। अगले दिन रमेश अपने मालिक से बात करता है। मालिक, अगर आप मेरी मदद कर दें तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। ठीक है रमेश, तुम ये पक्की छत डालने का सामान मेरे से ले जाओ। आपकी मुझ पर बहुत कृपा है मालिक, मैं गरीब आपका एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगा। पिताजी, आज बस बारिश ना आए तो कल तक तो हमारी छत पक्की हो जाएगी ना। अरे नहीं बेटा नहीं, अभी बारिश का नाम भी ना लो। हम गरीबों के लिए तो ये बारिश काल बनकर आती है, फिर वो चाहे हमारे कच्चे घर हो या हमारा काम, सब धंधा सब चौपट हो जाता है। बस मम्मी जी, आज छत बन जाए फिर आप सबको ना बढ़िया सा हलवा बनाकर खिलाऊंगी। मेरी पोत बहू के कदम बड़े ही शुभ हैं घर के लिए, सब अच्छा ही होगा। हाँ अम्मा जी, बस अब सब अच्छा हो जाए, मेरा तो पूरा जीवन इन परेशानियों में ही बीत गया है। अभी सब खुश हो ही रहे थे कि तभी एकदम से आकाश से झमाझम बारिश सबके लिए तेजाब बनकर गिरने लगती है। अरे अब क्या होगा हमारा? इन्होंने तो ठेकेदार से इतना उधार लेकर ये छत डाली थी, अब ये भी बह जाएगी। कुछ तो रहम कर प्रभु, ऐसी भी क्या गलती हो गई है हमसे? मेरे मदन मोहन, क्यों मेरी इतनी परीक्षा ले रहे हो? मेरे जन्म लेते ही मेरी माँ गुजर गई तो सबने मुझे जीवन भर अपशुगनी कहा। मेरे पिताजी इतना नशा करते थे कि उन्हें अपनी बच्ची का ख्याल भी नहीं रहा। चाचा चाची ने मुझे यहाँ ब्याह दिया लेकिन आज यहाँ भी ये सब देखकर मेरा हृदय बहुत दुखी है मेरे कान्हा जी। प्रभु, ये कैसा संकेत है? बस हमारे सारे कष्ट हर लो प्रभु। अब मैं मालिक को क्या मुंह दिखाऊंगा? उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा करके पक्की छत बनाने के लिए सामान दिया, ना तो छत बन सकी और ना ही अब कुछ सामान बचा है। आपने तो 2 दिन से अन्न का दाना भी नहीं खाया, ऐसे ना करो जी। अरे रमेश बेटा, इतनी चिंता ना करो, ऐसे तुम बीमार हो जाओगे मेरे बच्चे। हाँ पापा, दादी और मम्मी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऊपर से मैं आप लोगों के ऊपर बोझ बनी हुई हूँ। ऐसे ना कहो दीदी, बल्कि दुख तो हमको है कि हम ऐसे समय में आपकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। जो खाना आपको अभी खाना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। राधा बिल्कुल सही कह रही है। आपकी जैसी भाभी बड़ी ही किस्मत से मिलती है, सच में बड़े ही पुण्य किए होंगे मैंने। अब तो प्रभु इस बार बस राधा रानी ही चाहिए। तभी बाहर से किसी की आवाज आती है तो सब जाकर देखते हैं कि बाहर की कच्ची छत पूरी तरह से नीचे आ गिरी है, लेकिन राधा बिना परवाह किए अपने कान्हा जी का मंदिर उठा लाती है। अरे विनोद, कहाँ ठंड में ठिठुर रहे हो? क्या करें काकी, आज की रात तो ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी, अंदर तो छत गिरने का डर है। हमारा घर छोटा सा है और तुम लोग इतने सारे हो, नहीं तो मैं अपने घर बुला लेती तुमको। कोई बात नहीं काकी, आपने कह दिया, हमारे लिए इतना ही काफी है। अब पूरी रात ऐसे ही ठंड में ठिठुरते हुए बीत जाती है और सुबह की पहली किरण के साथ सबको थोड़ी राहत मिलती है। कहाँ हो जी? वो ठेकेदार साहब आए हैं, आपको बाहर बुला रहे हैं। हे भगवान, अब क्या कहूँगा उनको? जाना तो पड़ेगा ही। रमेश बाहर जाते ही ठेकेदार के सामने हाथ जोड़ लेता है। माफ करना मालिक मुझे, लेकिन। अरे मुझे सब पता चल गया है, तुम घबरा क्यों रहे हो? मालिक, वो आपके पैसे। अरे मैं पैसे मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो बस उसी दिन समझ गया था जब तुम सामान लेकर निकले और बाद में बारिश आ गई। अरे तुम यहाँ कहाँ रोड पर बैठे हो? बेटी भी मुझे पेट से लगती है। हाँ जी मालिक साहब, लेकिन अब हम क्या करें? कोई नहीं, तुम परेशान नहीं हो, पास में ही यही हमारे खेत हैं, वहां जाकर तुम अपने परिवार के साथ रहो और हाँ, कोई परेशानी और हो तो मुझे बता देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा।
रमेश अपने परिवार के साथ बताई हुई जगह पहुंचता है और देखता है कि चारों तरफ नारियल के खेत हैं। रमेश, ये तो हमारे ही खेत थे, लेकिन ये ठेकेदार हमें इसने यहाँ क्यों भेजा? ये खेत तो तेरे ताऊ ने हमसे हड़प लिए थे। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। मुझे भी यहाँ आकर मेरे बचपन की याद आ रही है। आओ पिताजी, अंदर चलते हैं। वो लोग अंदर जाके देखते हैं कि चारों तरफ नारियल के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और जमीन पर भी हजारों की संख्या में नारियल पड़े हुए हैं। तभी एकदम तेज बारिश आ जाती है और सब लोग खेत में बनी एक झोपड़ी के अंदर जाकर बैठने लगते हैं, लेकिन झोपड़ी इतने लोगों के हिसाब से छोटी थी। आइए जी, अंदर चलते हैं। आओ बिट्टू, अंदर चलते हैं। भीग जाओगे बेटा। नहीं नानी, मैं तो इन नारियल से एक बड़ा सा घर बनाऊंगा अपने लिए। सीमा बिट्टू का हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है तो बिट्टू जोर जोर से रोने लगता है। वैसे एक बात कहूँ, बच्चे की बात में दम तो है। अगर इन सूखे नारियलों से अगर अपनी झोपड़ी बना ली जाए तो उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। ऊपर से नारियल इतना सख्त होता है कि आंधी बारिश भी कुछ नहीं बिगाड़ेगी। विनोद और रमेश जल्दी जल्दी नारियल इकट्ठा करने लगते हैं और थोड़ी ही देर में एक बढ़िया सा घर तैयार करते हैं, जिसे देखकर सब लोग बड़े खुश होते हैं और उस घर के अंदर सो जाते हैं। तभी राधा को एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि उसी खेत में एक जगह कहीं सोने का घड़ा दबा हुआ है। राधा सबको अपने रात के सपने के बारे में बताती है और सब लोग उस जगह जाकर देखते हैं। हाँ हाँ, यही जगह है वो। जब वहाँ खुदाई की जाती है तो वास्तव में वहाँ सोने का घड़ा निकलता है जिसमें खूब सारे गहने होते हैं। मैं इसे ठेकेदार साहब के पास ले जाता हूँ। अब ये खेत हमारे नहीं, उन्हीं के हैं। मालिक, वो खेत जो आपने हमें रहने को दिए थे। अरे कौन सा खेत? कब आया मैं तुम्हारे घर रमेश? बल्कि मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। उस दिन के बाद तुम तो गायब ही हो गए। फिर विनोद और रमेश बिना कुछ कहे उस घड़े को अपने साथ अपने घर ले आते हैं और सबको ये बात बताते हैं। मैं समझ गई पिताजी, अब हम यहाँ आराम से रहेंगे और सबकी मदद करेंगे। फिर विनोद और राधा अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों को नारियल के घर बनाकर देते हैं और सबकी खूब मदद करते हैं। कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि उनके खेत उनके ताऊजी ने बेटे की नशे की लत में किसी कारण किसी और को बेच दिए थे, लेकिन अब वो आदमी यहाँ किसी को दिखाई नहीं देता। किसी को दिखेगा भी कैसे? आखिर वो मेरे कृष्ण ही तो थे जो मेरा दुख हरने आए थे। अब क्या करूं? अब तो बरसात भी शुरू हो गई। पता नहीं क्या होगा। अब तो कोई चारा भी नहीं बचा। क्या कहूँगा? आज की कहानी शुरू होती है गंगापुर नाम के एक छोटे से गांव से, जहां बिरजू अपने परिवार के साथ रहा करता था। बिरजू अपने परिवार के साथ बड़ा ही खुशहाल जीवन जी रहा था। परिवार में बिरजू की पत्नी गंगा के अलावा उसके 2 छोटे बच्चे सोनू और पिंकी और बूढ़े माँ बाप भी थे। पता नहीं ये कहाँ रह गए। इतनी तेज बारिश है, लगता है कोई बड़ा तूफान आने वाला है। अरे आ गए आप। क्या हुआ जी? आज आप फिर से इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्या बताऊं गंगा, मैं इतने दिनों से तुम्हें बताना चाह रहा था, फिर लगा खामखा तुम परेशान होगी, लेकिन लगता है अब तुम्हें बताना ही होगा। ऐसी भी क्या बात है जी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गंगा, हमारे खेत कई सालों से लगातार जोते जाने के कारण अब बंजर हो चुके हैं। पिछले 2 महीने में 3 बार बीज डाल चुका हूँ, लेकिन एक भी बीज अंकुरित नहीं हुआ है। हे भगवान, आपने तो मुझे डरा ही दिया था जी। अरे डरने की बात है गंगा, अब हमारे खेतों पर कुछ भी नहीं उगा तो हम पूरे साल क्या खाएंगे? अरे तो आप इतना क्यों सोच रहे हैं? हमारे जमींदार साहब बड़े ही भले आदमी है ना, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। ठीक है, मैं कल ही उनसे बात करता हूँ। बिरजू अपने गांव के जमींदार नारायण दास के पास अपनी परेशानी लेकर जाता है।
अरे बस इतनी सी बात, अरे इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है बिरजू। तुम कल आना, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी व्यवस्था करके रखूंगा। बिरजू खुशी खुशी घर लौट जाता है और सबको ये बात बताता है। चलो बेटा, हमारी समस्या तो दूर हुई। जमींदार साहब बड़े ही भले इंसान हैं। हाँ, सही कहा आपने पिताजी। अरे हाँ बिरजू, आ गए तुम। अरे मैंने सोचा है कि मैं आज ही तुम्हें हमारे गांव के बाहर वाले खेत दे देता हूँ, जिसमें तुम उन पर आराम से खेती करो और उनकी जो भी फसल उगे उसका पैसा तुम ही रखो। ये सुनकर बिरजू बड़ा ही खुश होता है। क्या सच में जमींदार साहब? अरे हाँ बिल्कुल बिरजू। अब बिरजू दिन रात जमींदार साहब के खेतों पर बेथके काम करता रहता था, इसी उम्मीद के साथ कि फसल बिकने के बाद उसे एक अच्छी मोटी रकम मिलेगी। लेकिन जमींदार नारायण दास के दिमाग में तो कुछ और ही योजना चल रही थी। बस अब तो एक ही हफ्ते की बात बची है जी। अगले हफ्ते आप फसल काटना शुरू कर देंगे ना? हाँ, तुमने सही कहा गंगा। देखते ही देखते कटाई का दिन आ जाता है और बिरजू कटाई का सामान लेकर अपने घर से खेत की ओर चल पड़ता है। सुनिए जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ ना? बिरजू और गंगा दोनों कटाई के लिए खेत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां का दृश्य देखकर दोनों एकदम घबरा जाते हैं। सुनिए, आप लोग कौन हैं और हमारे खेतों पर आप फसल क्यों काट रहे हैं? अरे जाओ यहाँ से, हम जमींदार साहब के आदमी हैं और मालिक ने ही हमें यहाँ फसल काटने के लिए भेजा है, समझे? क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये झूठ है। चलो हम दोनों ना जमींदार साहब जी के पास चलते हैं। अरे क्या हुआ बिरजू, क्यों ऐसे सुबह सुबह मनुसीहत फैलाते हुए चले आ रहे हो? जमींदार साहब, खेत की फसल तो कोई और ही काट रहा है और वो कह रहा है कि उसे आपने ही भेजा है। अरे हाँ, तो इसमें झूठ भी कुछ नहीं है, वो मेरे ही आदमी हैं और मैंने ही उन्हें भेजा है। लेकिन साहब, वो फसल तो मेरी उगाई हुई है ना, और मैंने उसके लिए दिन रात मेहनत भी की थी। अरे लेकिन वो जमीन तो मेरी ही थी ना, और मैंने ये कहीं लिख कर दिया था क्या कि मैं तुम्हें ये फसल दे दूंगा? ये तो आपने हमारे साथ धोखा किया है जमींदार साहब जी। ए औरत, इतनी हिम्मत कि तू अब मुझे सही और गलत का पाठ सिखाएगी? हम पर रहम करो मालिक, हमने लोगों से बहुत कर्जा ले रखा है, सिर्फ इसी दिन की आड़ में कि हमारी फसल काट कर हम उनके पैसे लौटा देंगे। लेकिन नारायण दास बिरजू और गंगा की एक नहीं सुनता और उनको अपनी कोठी से बाहर फिकवा देता है। क्या हुआ पापा? हाँ मम्मी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? हाँ बेटा, अभी तो तुम दोनों हंसते हुए फसल काटने गए थे। इतना सुनते ही बिरजू फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी आप बीती सुनाता है, जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब हम क्या करेंगे बिरजू बेटा? कोई बात नहीं माँ, मैं कुछ हल निकालता हूँ, तुम लोग परेशान मत हो। माँ, बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ माँ, मुझे भी भूख लगी है। आज तो घर में कोई राशन भी नहीं बचा, सोचा था आज फसल काटते ही राशन ले आऊंगी और उनका पुराना उधार भी चुका दूंगी। काका, मुझे 1 किलो चावल और दाल और साथ में थोड़ा आटा भी चाहिए। अरे आज तो नगद ही लोगी ना सामान, और पुराना उधार भी चुकता कर दोगी ना? काका, वो अरे जाओ यहाँ से, पहले पुराना पैसा लाओ तब आना। इधर गंगा घर आती है तो देखती है कि पहले से ही कुछ लोग उनके घर का सामान निकालकर फेंक रहे थे। अरे भैया, हम आपके पैसे लौटा देंगे, लेकिन हमें कुछ दिन का समय दे दीजिए। लेकिन कोई भी बिरजू और गंगा की एक नहीं सुनता और दोनों अपने घर से बेघर हो जाते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे पिताजी? अब जहाँ हमारी मंजिल हमको लेकर जाएगी, हम वहीं जाएंगे बच्चों। बिरजू शहर आकर किसी एक ठेकेदार के यहाँ काम करने लगा है
और वहां से मिली मजदूरी से ही अपने घर का खर्चा चला रहा है। लो गंगा, ये कुछ पैसे हैं, अभी ज्यादा तो नहीं, लेकिन घर के सब्जी और भाजी इसमें आ जाएगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। धीरे धीरे करके गंगा ने अपने परिवार को पटरी पर ला दिया। गंगा आस पड़ोस में रहने वाले लोगों की छोटे मोटे कामों में मदद किया करती थी, जिसके बदले वो लोग गंगा की भी मदद कर दिया करते थे। अब हम क्या खाएंगे? हाँ बेटा, मैं यही सोच रही हूँ। आज तो मैंने वैसे भी आलू बैंगन बनाए थे सब्जी वाले से उधार लेकर। बहू, मुझे भी अपनी दवाई खानी थी, अब क्या होगा? मेरे कारण ही तुम सब लोग आज यूं धक्के खा रहे हो, मैं मर क्यों नहीं जाता? मीरा जाकर अपने घर से बने हुए खाने के साथ राशन और सब्जी लेकर आती है। लो बच्चों, ये खाओ, और गंगा दीदी ये रहा राशन, फटाफट से ना सबको खाना बनाकर खिलाओ। वैसे भी आप तो मास्टर शेफ से कम नहीं हो, है ना? तुम्हारा जितना शुक्रिया करूं कम है मीरा। अरे दीदी, मैं तुम्हें एक बात कहूँ, अगर तुमको मेरी सलाह ठीक लगे तो। हाँ ना, बताओ ना मीरा, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, और इस अनजाने शहर में तुमने मेरा जितना साथ दिया है उसका कोई मोल नहीं है मीरा। गंगा दीदी, आप इतना बढ़िया खाना बनाती हो तो क्यों ना आप मेरे मालिक के यहाँ भी खाना बनाने लगो, उनको जरूरत भी है। अच्छा, तुझे मेरे हाथ का खाना पसंद है मीरा? तूने आज तक बताया क्यों नहीं मुझे? अरे यहाँ आसपास की ना जितनी भी झुग्गियां हैं, सबने इतने महीनों में आपके हाथ का खाना चख लिया है, सबकी जुबान पर चढ़ गया आपका खाना। क्या? लेकिन कैसे? मुझे ये बात पता नहीं चली। अरे मेरी दीदी, आप इतनी भोली जो हो, हर रोज किसी न किसी झुग्गी में आपकी कटोरी जाती है। ये सुनकर मीरा और गंगा दोनों हंसने लगते हैं। तभी वहां बिरजू भी आ जाता है। अरे क्या हुआ भाई, इतना दोनों क्यों हंस रही हो? अच्छा जी सुनो ना, ये मीरा कह रही है कि इसके मालिक के यहाँ खाना बनाने वाली की जरूरत है, मैं वहां चली जाऊं क्या? गंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे इतने बुरे दिन भी आएंगे कि तुम्हें दूसरों के घरों में काम करने की जरूरत पड़ेगी। अरे आप दुखी मत हो ना जी, मैं ना कुछ सोच समझ कर ही वहां जा रही हूँ, आप बस मुझे अपनी इजाजत दे दीजिए। गंगा मीरा के साथ एक बड़ी सी कोठी में खाना बनाने जाने लगती है और देखते ही देखते शहरी स्टाइल के सारे गुण सीख जाती है। क्या हुआ जी, आप इतनी दुखी क्यों हो? ठेकेदार ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, कह रहा है कि अब बरसात है तो काम नहीं है, इसलिए मुझे दिहाड़ी से हटा दिया। अब हम सब क्या खाएंगे गंगा? बस इसी दिन के लिए हमने वो काम सीखा था, अब उसका ना समय आ गया है। मतलब मैं समझा नहीं। हम ना ये झुग्गियों के बाहर वाले रास्ते पर एक छप्पर डाल लेते हैं और एक बढ़िया सा ढाबा खोल लेते हैं। मैं खाना पकाया करूंगी, आप मेरी मदद किया करना। तुमको लगता है कि हमारा काम चलेगा? अरे चलेगा नहीं, मुझे पूरा भरोसा है जी। अब गंगा सुबह सुबह कोठी में काम करने जाती, तब तक बिरजू सब्जी भाजी लेकर अपनी दुकान पर लाकर रख लेता। इस काम में दामोदर और कल्याणी भी उसकी पूरी पूरी मदद करते थे और देखते ही देखते गंगा का वो छोटा सा काम बहुत अच्छा चलने लगा। फिर एक दिन गंगा और बिरजू अपने काम में लगे हुए थे कि तभी एकदम बड़ी जोर से आसमान में बिजली कड़कने लगती है और मौसम खराब होने लगता है। अरे आज मौसम तो बहुत ही गड़बड़ लग रहा है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी मौसम आज बहुत खराब लग रहा है। और तभी देखते ही देखते उनका छप्पर से बनाया हुआ ढाबा उड़ जाता है, जिसे देखकर बिरजू और गंगा रोने लगते हैं। अरे भैया रो नहीं, हम लोग हैं ना आपके साथ। हाँ गंगा दीदी, हम सब है ना, आप चिंता क्यों करती हैं? देखते ही देखते झुग्गी के सब लोग मिलकर फिर से उनकी छोटी सी दुकान खड़ी कर देते हैं और उनका काम पटरी पर लौटने लगता है। गंगा दीदी, आज तो दिहाड़ी नहीं मिली, तबीयत खराब थी सो अलग, और ठेकेदार ने भी भगा दिया। बस बस भैया, मैं समझ गई, आप परेशान ना हो, यहाँ बैठो और आराम से खाना खाओ।
गंगा के व्यवहार से उनके उस छोटे से छप्पर वाले होटल की इतनी तरक्की हो जाती है कि अब उनकी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। आसपास के लोग अब उसे अपनी झुग्गी का 5 स्टार होटल समझने लगे थे। तभी एक दिन बड़ी ही जोर की बरसात हो रही थी। चारों तरफ बस पानी ही पानी भर रहा था। गंगा, मुझे लगता है ना कि कुछ अलग सा होने वाला है। हाँ जी, मेरा मन भी बड़ा घबरा रहा है, पता नहीं क्यों। बेटा, जल्दी से ये अपना काम समेट लेते हैं और घर चलते हैं। हाँ पिताजी, ठीक कह रहे हो। तभी अचानक से एक कार के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और कार की हेडलाइट भी चमक रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ कोई है। सही कह रही हो गंगा। बिरजू वहां जाकर देखता है तो कार बारिश के कारण एक गड्ढे में फंस गई थी। पहले आप लोग बाहर निकलिए, फिर मैं आपकी गाड़ी बाहर निकालने में मदद करता हूँ। जमींदार साहब, आप ऐसे अचानक? अरे बिरजू, अब मुझे जमींदार न कहो। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन ईश्वर ने देखो हमें कहाँ लाकर मिलाया। लेकिन हम तो आपको अपना सब कुछ देकर आए थे मालिक, फिर आपने हमको क्यों ढूंढा? अरे हाँ बिरजू, तुम अपना सब कुछ देकर आए थे, साथ ही साथ टूटे हुए दिल की बद्दुआ मुझे लग गई। मेरा सब कुछ मेरे बेटे ने नशे और जुए में उड़ा दिया और काल चक्र ने ऐसा खेल रचा कि मेरी पत्नी भी कैंसर की चपेट में आ गई। आज मैं दर दर का भिखारी हूँ, मुझे माफ कर दो बिरजू, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। तब तक गंगा और दामोदर भी वहां आ जाते हैं। नारायण दास को देख वो भी चौंक जाते हैं। आप पहले मेरे साथ मेरी दुकान पर चलिए और आराम से खाना खाइए। नारायण दास खाना खाने के बाद बड़े ही प्रसन्न दिखाई देते हैं। बिरजू, तुम्हारा घर और खेत पूरी तरह गांव में सुरक्षित है। मैं बस यही कहने के लिए तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहा था। अच्छा मालिक। आज इस आंधी बारिश में गरीब की रसोई ने मेरी आत्मा तृप्त कर दी। ऐसा भोजन न जाने कब से नहीं खाया था। और इतना कहते ही नारायण दास जी वहीं लुढ़क गए।